Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch a very different show, Psychologist of ISV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome back to another episode of Psychology Unplugged. मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब ज़ारा कामरान। साइकोलॉजी अनप्लग की बहुत सारी एपिसोड्स आई हैं और हमने उसमें बहुत सारी बातें की हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास है चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, और डिसेबिलिटीज़ किस किस्म की होती हैं, उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है। हमारे पास जो आज की गेस्ट हैं, शी इज़ नन अदर देन मैम महक हारून, जो कि टीचिंग फील्ड में भी बहुत अरसे से काम कर रही हैं और क्लिनिकल फील्ड में भी प्रैक्टिस कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर वेलकम मैम। कैसी हैं मैम आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। मैम आज का टॉपिक जैसे आपने सुना है, हमारे पास जो टॉपिक है वो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ वगैरह के ऊपर है। तो मैम मैं आपसे पूछना चाहूँगी डिसेबिलिटी के अंदर क्या क्या आ जाता है? अच्छा, डिसेबिलिटी एक काफ़ी ब्रॉड टर्म है। जब हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं, इसमें आपकी फ़िज़िकल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं, और अल्टीमेटली अगर हम फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की जब बात करते हैं तो फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ की वजह से भी साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा हमारे ऊपर अफेक्ट आ रहा होता है। डिसेबिलिटी को अगर हम थोड़ा सा स्पेसिफाई करें या थोड़ा सा पार्टिकुलर करें तो डिसेबिलिटी इज़ समथिंग जो कि बाय बर्थ जो है ड्यू टू डिफरेंट रीजंस किसी भी इंडिविजुअल में आ रही है, आइदर साइकोलॉजिकल आइदर फिज़िकल, और फिर इंडिविजुअल को उसको साथ लेके थ्रू आउट चलना है अपनी लाइफ। और हम ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे अपना रख सकते हैं कि उनके लाइफस्टाइल को या उनके एक लिविंग पैटर्न को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है मैम, आपने बताया साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी भी होती है, तो साइकोलॉजिकली अगर चिल्ड्रन या और लोग भी डिसेबल हैं तो उनकी कैसे कैटेगरीज हो सकती हैं? इसमें जब हम बात करते हैं ना, हम अगर थोड़ा सा फील्ड से रिलेटेड या थोड़ा प्रैक्टिकल ग्राउंड पे देखें तो डिसेबिलिटी के साथ एक यूजुअली डिसेबिलिटी मींस कि देयर इज समथिंग जो मिसिंग है। जैसे फिजिकली डिसेबिलिटी में इफ समवन इज ब्लाइंड, समवन कैन नॉट हियर, और इसी तरीके से साइकोलॉजिकली डिसेबल्ड में जैसे आपके रिटार्डेड बच्चे होते हैं या जिनका आईक्यू बहुत ज़्यादा कम होता है। बट अदर देन दिस जो हमारा आजकल एक कह लें कि करंट ट्रेंड में जो बहुत ज़्यादा चीज़ देखी जा रही है, जिस पे रिसेंटली चाइल्ड साइकोलॉजी में या चाइल्ड पैथोलॉजी को लेके काम भी किया जा रहा है, वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ठीक है, इसमें थोड़ा सा एक माइनर सा डिफरेंस है। अगर हम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की बात करें तो ये वो बच्चे हैं जो आप कह लें कि आपकी एक जो नॉर्मल पॉपुलेशन है, जिसको हम टेक्निकल वर्ड्स में मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन भी कहते हैं, ये बच्चे इस मेन स्ट्रीम पॉपुलेशन से डिफरेंट होते हैं। और स्पेशल नीड का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर आप थोड़ा हिस्टोरिकली भी देखो तो जब हम किसी को भी डिसेबल्ड या फिर मेंटली इल या फिर पैथोलॉजी लेबल कर देते, उसके लिए सरवाइव करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो हम थोड़ा स्पेशल नीड का वर्ड यूज़ करके चलते हैं कि दे आर डिफरेंट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम इंडिविजुअल्स। उनको समहाउ द लेवल ऑफ केयर, द लेवल ऑफ ट्रेनिंग वो वेरी करता है, और उसकी मदद से फिर हम उसको बेहतर करने की जो है वो कोशिश कर सकते हैं। ठीक है मैम, जैसे आपने बताया कि इन जो स्पेशल नीड्स वाले जितने भी बच्चे होते हैं इनको ज़्यादा केयर वगैरह की ज़रूरत होती है, और हमने ये वर्ड चेंज कर दिया, मतलब चेंज इस तरह से हिस्टोरिकली, लेकिन फिर भी आजकल फिर भी कोई इसके अलावा भी स्टिग्मेटाइजेशन होती है? काफ़ी स्टिग्मेटाइजेशन होती है। देखिए, अगर हम बात करें स्पेशल नीड के बच्चों की तो इसमें आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। कुछ उनमें से डायग्नोज डिसऑर्डर्स भी होते हैं, जैसे हमारे पास ऑटिज्म है, ADHD है, ठीक है, सेरिब्रल पाल्सी हो गया, या फिर डिलेड माइलस्टोन, मतलब जो इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते। हमें पता है कि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं दे आर नॉट वेरी गुड
इन देयर कम्युनिकेशन पैटर्न्स, रेपिटेटिव बिहेवियर्स को इंडिकेट करते हैं. सेम लाइक ADHD वाले बच्चे होते हैं, उनके अंदर इनअटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, इम्पल्सिव होते हैं काफ़ी. इसी तरीके से अगर आप डिलेड माइलस्टोन की बात करो तो डिलेड माइलस्टोन्स के बच्चे भी आपके इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि वो स्पेशल नीड के बच्चे हैं. डिलेड माइलस्टोन को अब अगर थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे जो यहाँ पे जो भी हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कराना आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है. डिलेड माइलस्टोन के बच्चा ज़रूरी नहीं है कि वो डिसेबल्ड हो या फिर उसको वो पार्टिकुलरली किसी डिसऑर्डर के अंदर है, बट वो बाकियों से कंपैरेटिवली थोड़ा सा पीछे हो सकता है. डिलेड माइलस्टोन बेसिकली हमारे डेवलपमेंटल के कुछ माइलस्टोन्स होते हैं. यानी इट इज़ सपोज्ड कि एक पार्टिकुलर एज पे एक बच्चा किन बिहेवियर्स को इंडिकेट करेगा. जैसे हम कहते हैं कि अच्छा अगर बच्चा 2-2.5 महीने का है तो वो बच्चा अपनी नेक होल्डिंग, गर्दन संभालना, आपको रिस्पॉन्ड करना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करता है. फिर इसी तरीके से जब वही बच्चा 2 साल का हो जाता है, देन वी डू एक्सपेक्ट कि अब उसको स्टेप्स उठाने चाहिए या वो चलना शुरू कर रहा है. लेकिन कुछ बच्चे अपनी एज से थोड़ा सा पीछे होते हैं. तो उसमें फिर उनकी नीड बन जाती है कि आप उनको थोड़ा सा सपोर्ट करो या यू शुड ट्रेन देम कि वो अपनी उस चीज़ को कोप कर सकें. तो वहाँ पे फिर बड़ा इम्पोर्टेंट एक रोल आ जाता है कि हम उसको किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, कैसे उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं और किस तरीके से फिर उनके साथ काम होना चाहिए. ठीक है मैम, हम मतलब स्पेशल नीड्स और डिसेबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो जो लोग स्पेशल नीड्स वाले होते हैं, अपार्ट फ्रॉम उनकी स्पेशल नीड्स, उनकी कॉग्निशन और इस सब पे तो काम करना है, उसकी वजह से उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है. डेफिनेटली स्पेशल नीड अगर किसी की भी है, ठीक है, चाहे वो बच्चे हैं या बच्चों को हम ज़्यादा इसलिए हाईलाइट कर रहे हैं क्योंकि पार्टिकुलरली जो ये वाले प्रॉब्लम्स होते हैं ये चाइल्डहुड में इंडिकेट होते हैं और फिर वो थ्रू आउट लाइफ उनके साथ चलते रहते हैं. तो इनको आइडेंटिफाई करना और मैनेज करना, क्योंकि समटाइम्स इट्स लाइक वो परमानेंटली ट्रीट नहीं हो सकता. या अगर आप कहो कि किसी को अगर कोई डिसेबिलिटी है, कोई उसका प्रॉब्लम है, तो देयर आर चांसेस कि वो परमानेंटली नहीं होगा. जैसे हम बात करें सिंपल मेडिकल टर्म्स में भी, अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, कार्डियक डिसीज है, तो दैट स्टेज विद दैट पर्सन ना. हम फोकस करते हैं कि हम उन बच्चों के लाइफस्टाइल को, लाइफस्टाइल मतलब डेली रूटीन, यहाँ पे एक टर्म यूज कर लेते हैं DLS की, डेली लिविंग स्किल्स की, कि हम इनके ऊपर काम करते हुए उन बच्चों के लाइफ को कैसे बेहतर कर सकते हैं. जैसे कि आपने पूछा, ऑब्वियसली देखो अगर किसी के कॉग्निटिव पैटर्न्स में मसला है या वो बच्चा इमोशनली गुड नहीं है, अगर आप उसको एक नॉर्मल सोसाइटी में देखो जहाँ पे अनफॉर्चुनेटली लोगों में अवेयरनेस भी इस हवाले से नहीं है, उसको बुली किया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब होना शुरू हो जाती है. क्लास में उसको पीछे बिठाना शुरू कर दिया जाता है कि इसने तो कुछ करना नहीं है. फ्रेंड्स में, घर में उसको कहते हैं कि जी ये तो रिस्पॉन्सिव नहीं है, ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता, ठीक है, या उसको मतलब बिल्कुल एक निकम्मा सा बच्चा करके एक बिल्कुल साइड पे कर दिया जाता है. तो ऑब्वियसली देखो इमोशनली तो वो उन चीज़ों को समहाउ कहीं ना कहीं बच्चे जो है, क्योंकि अब हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि डिप्रेशन इवन बच्चों में भी प्रिवेल करता है. ठीक है, तो अब आप देखो उस वजह से जब एक बच्चे को आइसोलेट किया जा रहा है या अगर बार बार इवन उसको डांटा जा रहा है, ठीक है, जैसे हम ऑटिस्टिक बच्चों में करते हैं कि दे आर नॉट वेरी गुड इन देयर इमोशनल एक्सप्रेशन या अटैचमेंट, बट समहाउ जब कंपैरिजन में वो देखते हैं या थोड़ा बहुत वो कंपैरिजन में लिंक करते हैं तो उनकी मेंटल हेल्थ सफ़र करना शुरू हो जाती है. और दूसरा जो इसमें सबसे बड़ा लॉस ये है कि अगर हम इस चीज़ को साइड पे भी रखें तो वो डिपेंडेंसी उनमें जो दूसरों के लिए क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि मदर ही फीड कराए, दे डोंट हैव टॉयलेट ट्रेनिंग एज वेल, और मतलब उनको प्रॉपर एक केयर चाहिए होती है. तो व्हाट इफ इजंट इट बेटर कि हम उनको इतना एटलीस्ट सेल्फ सफिशिएंट कर दें कि वो उनको किसी की मोहताजी नहीं हो, ठीक है, यानी वो अपने एटलीस्ट जो बेसिक काम हैं वो समहाउ खुद कर सकें. थैंक यू सो मच मैम अभी तक के लिए. अभी हम लोगों ने बात की चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की, डिसेबिलिटीज़ की और उनके ऊपर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है. अब हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक.
Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. फ्री ऑफ कॉस्ट बाहिफाजत, हॉस्टल से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी से हॉस्टल, और ये सब मुमकिन किया ISP की बस सर्विस ने। बसेस मुल्तान के हर एक कोने से स्टूडेंट्स को पिक करती हैं और सेफली उनको यूनिवर्सिटी लेके आती हैं और यूनिवर्सिटी से दोबारा पिक करके उनको सेफली घर ड्रॉप करती हैं। मैं ISP गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ और हमें यूनिवर्सिटी की बसेस डेली हॉस्टल से पिक करती हैं और यूनिवर्सिटी के अंदर तक ड्रॉप करती हैं, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेडीज़ बस इन्होंने हमें प्रोवाइड की हुई जिसमें सिर्फ ख़वातीन होती हैं, कोई मर्द नहीं होता, तो लिहाजा ये सफ़र हमारे लिए बहुत आसान होता है। वालिदैन मुतमईन हो जाते हैं, हमें आसानी से भेज देते हैं। मैं ISP में 3 साल से एक स्टूडेंट में हूँ और 6 सेमेस्टर में हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ISP की बसेस की बात करूँ तो मेरे पेरेंट्स को सेफ़्टी की कोई मसला नहीं होता, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर बहुत ही आसानी से सुबह के टाइम और शाम के टाइम भी जा सकती हूँ। और ISP में ये मौजूद जो हमारी सहूलियात हैं वो कहीं पर भी और आपको नहीं मिलेंगी। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों को पिक एंड ड्रॉप ईज़िली मिल जाता है, प्लस हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। इजीली हम लोग सुबह सुबह आते हैं, हमें पता होता है कि हमने आना है, हमें टाइमिंग्स का पता होता है, हम आते हैं यूनिवर्सिटी आते हैं। इसी तरह हम लोगों को वापसी का टाइम होता है, हम वापसी भी चले जाते हैं घर, तो पेरेंट्स को किसी किस्म की भी परेशानी नहीं होती है। 5 ईयर से यहाँ पे काम कर रही हूँ और यहाँ की इसकी सर्विस बहुत अच्छी है। यहाँ पे हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से कोई चार्जेस नहीं लिए जाते और बहुत हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं यहाँ पे। ISP के ट्रांसपोर्ट की वजह से हमें बहुत फ़ायदा हो रहा है कि बस की वजह से, ISP वालों की वजह से मेरे ये 45,000 बचते हैं, जो कि मैं यूटिलाइज़ अपनी डेली बना के ज़िंदगी में कर लेता हूँ। मेरा एडमिशन बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में भी होता था, तो लेकिन मैंने ISP को इसलिए ज्वाइन किया, एक तो ये घर के करीब थी, बस फैसिलिटी बहुत अच्छी दे रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है। वेलकम बैक टू दी एपिसोड ऑफ साइकोलॉजी अनप्लग्ड, जिसमें हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की। हम लोग मैम महक से बात कर रहे थे और हमने बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैम से ली। मैम, मैं आपसे अब ये पूछना चाहूँगी कि जो चिल्ड्रन होते हैं विद स्पेशल नीड्स, उनके हम लोग मैनेजमेंट प्लानिंग और ये इंटरवेंशन वगैरह कैसे कर सकते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि सबसे पहली जैसे हमने डिस्कस किया कि उनको आइडेंटिफाई करने के बाद इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके लिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट प्लान बनाएं ताकि उनके लाइफस्टाइल को, या हम कह सकते हैं उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम बेहतर बना सकें। तो इनके साथ हम डिफरेंट मैनेजमेंट प्लान्स के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हमारा फोकस डिफरेंट हम टेक्निक्स यूज़ कर रहे होते हैं। हम अपने साइकोलॉजी के काफ़ी सारे जो हम ट्रेनिंग्स में पढ़ते हैं या जो चीज़ें हम सीखते हैं, हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म आता है कि हम उसको अप्लाई भी कर सकें। इनकी मैनेजमेंट के लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर एक बच्चा जो है वो स्पेशल नीड का बच्चा है और वो नॉर्मल स्कूल में नहीं जा रहा फॉर द रीज़न कि उसकी जो स्किल्स हैं या जो उसकी कोपिंग कैपेसिटी है दैट इज़ नॉट सफिशेंट कि वो एक नॉर्मल मेन स्ट्रीम स्कूल में जा सके, तो स्पेशल नीड के बच्चों को जैसे पढ़ाने के लिए हम कि वो एटलीस्ट ताकि दे शुड लर्न एज वेल, वहाँ पे भी ये होता है कि हम डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ बनाते हैं। मतलब जैसे अगर आपने उनको टच का कॉन्सेप्ट देना है तो मे बी अगर एक नॉर्मल बच्चा जो है वो टच का वर्ड या उसके कॉन्सेप्ट को सुन के ग्रैस्प कर रहा है, इसके लिए आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम उसको डिफरेंट मीडियम से इंटरेक्ट करा के बता सकते हैं। जैसे हम उसको कॉटन पे हाथ लगा के बता सकते हैं कि देखो दिस इज़ सॉफ्ट, ठीक है, या अगर कुछ थोड़ा नोकीला है तो समथिंग लाइट जो रफ हो। उनको हम यूजुअली कोशिश करते हैं वर्ड्स की साउंड्स पे फोकस कराएं, क्योंकि यूजुअली इन बच्चों में कहीं ना कहीं स्पीच रेलिवेंट प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं।
तो हम कोशिश करते हैं उनके साउंड्स के ऊपर फोकस करें। फिर इस तरीके से हमारी बहुत सारी बिहेवियर टेक्निक्स जो हैं वो हम अप्लाई करते हैं कि किस तरीके से इन बच्चों के रीइंफोर्सर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, दैट कैन बी एनीथिंग, और फिर उस बेस पे छोटे छोटे गोल्स बनाए जाते हैं। हम जब गोल्स बनाते हैं ना मैनेजमेंट के लिए, दो तरह से बनाते हैं, एक हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, एक हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल वो होते हैं जो कि एक पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, या वो दैट इज़ अ स्मॉल स्टेप जो हमें अचीव करना होता है। और उसके बैक फेज में हमारे पास एक लॉन्ग टर्म गोल होता है। लॉन्ग टर्म गोल डेफिनेटली एज द वर्ड इंडिकेट्स विद इन इटसेल्फ दैट इज़ टाइम टेकिंग। क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हो स्पेशल नीड के बच्चों के साथ, आपको बहुत कंसिस्टेंट होना पड़ता है। ये एक दो दिन की बात नहीं है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक अ वेरी माइनर चेंज। तो कंसिस्टेंसी इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। आपको उसके बच्चे की एक प्रोफाइल को असेस करते हुए, क्योंकि बेस्ड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस इनमें भी डिफरेंसेस होते हैं कि किस बच्चे की क्या नीड है और आपने उस नीड को किस तरीके से मीट करना है। एंड देन यू गो विद योर स्ट्रैटेजीज, जैसे इनको इंटरेस्टिंग तरीक़ों से आप चीज़ें ज़्यादा सिखाते हो। कॉन्सेप्ट ऑफ अगर लाइट है तो वो आप थोड़ा डिफरेंट करके दोगे। अगर आपने उनको कुछ सिखाना है तो वो म्यूज़िकल या राइम फॉर्म में थोड़ा सा उनको कम्युनिकेट करोगे। मतलब द थिंग्स जो उनकी कहीं ना कहीं अटेंशन ग्रैब करें, वो इंटरेस्ट शो करना शुरू करें। जैसे अगर हम एग्जांपल लें ऑटिस्टिक बच्चों की, तो दे आर वेरी पर्टिकुलर टू देयर थिंग्स, दे डोंट कम्युनिकेट मच। तो अगर आपके पास कोई इस तरह से स्पेशल नीड का बच्चा है और आपको उसको मैनेज करना है, तो सबसे पहले तो आपको बहुत कंसिस्टेंट रह के उसको अपने साथ एक बॉन्ड डेवलप कराना है। एंड व्हेन यू हैव डन दैट, तो फिर आप छोटे छोटे स्टेप्स लेते हुए उस बच्चे की लर्निंग के ऊपर काम करोगे। मतलब हम ये गोल लेके चलते हैं कि उस बच्चे की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, एटलीस्ट हम उस कैपेसिटी को तो एक्सप्लोर कर लेना। अगर हम और कुछ नहीं भी कर रहे, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उसको 100% परफेक्शन पे ले जाओ, बट उसकी जो कैपेसिटी है एटलीस्ट उस कैपेसिटी पे तो आप काम कर सको ना। राइट मैम, आपने 100% परफेक्शन की बात की, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इतने अच्छे मैनेजमेंट प्लान्स आपने बताए हैं, इस सब के बाद उनमें जो मेन स्ट्रीम इंडिविजुअल्स हैं वो उन तक आ सकते हैं या फिर मतलब लैकिंग रहती है? अच्छा, इट डिपेंड्स अपॉन कि कोई भी जो स्पेशल नीड का बच्चा है उसका लेवल ऑफ सिवियरिटी क्या है। ओके, ठीक है, माइल्ड, मॉडरेट, स्वेयर, प्रोफाउंड। यूजुअली माइल्ड जो होते हैं दे आर लाइक के जिनको बहुत इनिशियल या बेसिक सिम्टम्स होती हैं, उनको आप थोड़ी बहुत असिस्टेंस दो, हेल्प दो, दे आर ओके टू गो विद द नॉर्मल पॉपुलेशन। राइट। इसी तरीके से जो माइल्ड होंगे तो डेफिनेटली उनका प्रॉब्लम कंपैरेटिवली ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम स्वेयर या प्रोफाउंड की बात करें तो उसमें काफ़ी स्वेयर कंडीशंस हो जाती हैं। उसमें वो कंडीशन होती है जिसमें अनफॉर्चुनेटली हम उनके लिए इतना ज़्यादा काम नहीं कर सकते। दे हैव टू बी हॉस्पिटलाइज्ड और दे नीड प्रॉपर केयर टेकर विद देम। बट हाँ, जो माइल्ड और मॉडरेट के बच्चे होते हैं हमारे पास स्पेशल नीड के, उनके ऊपर काम किया जा सकता है, उनको मेन स्ट्रीम स्कूल में डाला जा सकता है। इट्स नॉट लाइक कि वो 100% देंगे, बट जितना उनका मैक्सिमम पोटेंशियल है दे कैन गिव दैट। और इसमें स्पेशल नीड में भी सम टाइम हमारे पास वेरी रेयर केस होता है, लाइक यू कैन से वेरी इन द पॉइंट्स इनकी रेशो आती है। अगर हम ऑटिज़म की बात करें तो ऑटिज़म में एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, जैसे कि द डॉक्टर, देयर इज़ अ सीरीज़, तो वो द डॉक्टर इज़ ऑटिस्टिक बट ही इज़ एक्सेलिंग द फील्ड। तो बट वो बहुत रेयर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, बट एग्जिस्ट करती हैं। सो मेरे ख्याल में ये वो एग्जांपल्स हैं जो हमें भी एक मोटिवेशन दे के रखती हैं, हमें ये सिखाती हैं, या हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द कोई स्पेशल नीड का बच्चा है, हम अनफॉर्चुनेटली एक रॉन्ग प्रैक्टिस करते हैं कि हम उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर जो थोड़ी बहुत कैपेसिटी होती है जिसको पॉलिश किया जा सकता है, हम उसको भी ख़त्म कर देते हैं। हम उसको बिल्कुल एक मोहताजी पे ले आते हैं कि जी ये तो क्योंकि ये बच्चा क्लास में जाके टॉप नहीं कर सकता, तो या ये नॉर्मल से हट के है, तो हम इस पर्सपेक्टिव को लेके कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे होते ना। मतलब इवन आई हैव सीन कि फैमिलीज़ को भी वो लाइबिलिटी लग रहा होता है बच्चा, और अगर आप उसको स्कूल में भेज रहे हो तो टीचर्स बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे होते।
शायद लोगों के पास नॉलेज भी कहीं ना कहीं, हम प्रोफेशनल्स हैं, हम ये चीज़ अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस वे कि यार जैसे आप सारी चीज़ों की मैनेजमेंट पे काम करते हो तो इस पे भी करना चाहिए। सही। मैम जैसे आपने अवेयरनेस का बोला और ये बोला कि लाइबिलिटी लग रही थी फैमिली को, तो मैं ये पूछना चाहूँगी इसकी अवेयरनेस कितनी ज़रूरी है, और जिन फैमिली को लाइबिलिटी लग रही होती है उनके ऊपर क्या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो रहा होता है? अच्छा, अगर हम पहले बात करें ना साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के उनकी फैमिली पे या केयर गिवर पे क्या हो रहा होता है, तो इट्स लाइक डेफिनेटली दे आर गेटिंग अफेक्टेड, उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर आ रहा होता है। बट देखो यहाँ पे चीज़ समझने की ये है कि बच्चा है, स्पेशल नीड के साथ है, ठीक है। अब आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप उसको लाइबिलिटी समझ के और बिल्कुल जिसे कहते हैं अपनी लाइफ भी ख़राब कर लो और उसके लिए भी ज़्यादा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़राब कर लो। क्योंकि देखो अगर वो ठीक 100% नहीं भी हो रहा तो क्वालिटी ऑफ लाइफ पे तो बात की जा सकती है ना। इट्स सिंपली लाइक कि अगर कोई मर रहा हो तो आप कहो कि यार अच्छा इसने तो मर ही जाना है, आप इसको छोड़ दो। वाई डोंट यू मेक द मोमेंट्स इन बिटवीन हैप्पियर और मेमोरेबल। सेम इज़ लाइक जब आप बात करते हो स्पेशल नीड के बच्चों की, या जो बच्चे जिनको पार्टिकुलर डायग्नोसिस होते हैं, तो यूजुअली पेरेंट्स दिल छोड़ देते हैं कि यार हमारा बच्चा नॉर्मल नहीं है, या ये बाकी बच्चों की तरह नहीं कर पाएगा, ये हमें कभी पे बैक नहीं कर पाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स नहीं होते, दे आर पेरेंट्स, उनकी औलाद है, डेफिनेटली होते हैं, बट वो इस चीज़ से इमोशनली मेंटली हर्ट हो जाते हैं और बाज़ औक़ात उनको लगता है कि उनकी एक्टिविटीज़ लिमिटेड हो गई हैं कि स्पेशल नीड का बच्चा है, अब कहीं जाना है, अब हम इसको कैसे लेके जाएंगे, अगर फिर सोसाइटी कोऑपरेटिव नहीं है, अच्छा अगर हम ले गए तो इर्द गिर्द के लोग इसको देख के कैसे रिएक्ट करेंगे, दे विल बुली हिम, या वो हमसे आके पूछेंगे कि इसको क्या हुआ है या आपका बच्चा ऐसा क्यों है। तो उसकी वजह से जो केयर टेकर या फैमिली मेम्बर्स हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल बर्डन आता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आता, वो डेफिनेटली आता है। अगेन हेयर मैटर्स कि आप उनको भी इस बात की अवेयरनेस होनी चाहिए, या वो पेरेंट्स, इवन आई हैव सीन इन माय प्रैक्टिस, वो पेरेंट्स जो कोऑपरेटिव होते हैं तो उनको आप ये चीज़ कम्युनिकेट करते हो कि यू शुड बी वेरी पेशेंट, आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, क्योंकि ये एक आध दिन की बात नहीं है। स्पेशल नीड के बच्चे के अंदर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए भी इट कैन टेक ईयर्स, तो बट दैट इम्प्रूवमेंट इज़ योर अचीवमेंट ना। अगर आपका एक बच्चा जो कि बिल्कुल जिसको आप फीड करा रहे थे, जो टॉयलेट ट्रेंड नहीं था, जो कंघा नहीं कर सकता था, जूते नहीं पहन सकता था, अगर आपने उसको इतनी बेसिक चीज़ें ही सिखा दी हैं, या उसको ये बता दिया कि सलाम कर रहा है तो कोई जवाब कैसे देना है, या इवन अगर वो कुछ लिखना शुरू हो गया, वो आपको कोई पैक बोर्ड लगा के दिखा रहा है या वो आपको कुछ लिख के दिखा रहा है, तो दैट इज़ एन अचीवमेंट, राइट। उसके लिए भी तो एफर्ट करनी पड़ेगी, एंड डेफिनेटली मेंटल हेल्थ उनकी अफेक्ट होती है, वो बर्डनाइज भी फील करते हैं। बट वो पेरेंट्स जिनको अब अवेयरनेस है और जो बिल्कुल अर्ली एज में इस चीज़ को डिटेक्ट करके बच्चों की मैनेजमेंट पे काम करवाना शुरू कर देते हैं। हमारे पास अभी तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो स्पेशल नीड के बच्चों पे काम कर रही हैं। हमारे बच्चों को इवन अब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स को चाइल्ड पैथोलॉजी और ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस बढ़ रही है। तो अगर आप एक अर्ली एज में एक शुरू में एक चीज़ को पकड़ के उस पर काम शुरू कर दो तो इम्प्रूवमेंट बेहतर और अच्छी होती है। ठीक है मैम, जैसे आपने इम्प्रूवमेंट वगैरह की बात की, ये एक बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेड बात हो गई है सोसाइटी में। आई डोंट नो ये मिथ है क्या है। मैं यही पूछना चाही थी आपसे कि कहा जाता है कि जो स्पेशल नीड्स वाले बच्चे होते हैं जो बड़े हो जाते हैं वो क्रिएटिव ज़्यादा होते हैं, तो इस बात में कितनी सच्चाई है? अच्छा, ये पहले इसको थोड़ा सा हमने डिस्कस की है। क्रिएटिविटी इज़ अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर क्रिएटिविटी की अगर हम बात करें तो क्रिएटिविटी इज़ बेसिकली अ पैटर्न ना, कि कोई भी इंसान या बच्चा वो अपना पैटर्न, एक थिंकिंग पैटर्न क्या यूज़ करता है। क्रिएटिविटी के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत सारी डिग्रीज हों, ठीक है। आपने अक्सर देखा है ये जो गांव देहातों में ख़वातीन जो हैं वो बहुत मास्टरपीस बना देती हैं, बट दे आर नॉट हाईली एजुकेटेड। सो क्रिएटिविटी इज़ अ डिफरेंट थिंग। स्पेशल नीड के बच्चे दे कैन बी क्रिएटिव, बट इट्स नॉट लाइक ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा क्रिएटिव हो, बिकॉज आपको पता है क्रिएटिविटी इज़ अ ट्रेट एज वेल। जैसे हम में नॉर्मल पॉपुलेशन में डिफरेंट है, कुछ लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते। तो सेम इज़ लाइक स्पेशल नीड के बच्चों में भी क्रिएटिविटी, कुछ दे कैन बी वेरी क्रिएटिव,
ठीक है, और कुछ नहीं भी होता है। तो इट्स नॉट लाइक के ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो क्रिएटिव लाजमी होंगे। ठीक है मैम, मैं आपसे लास्ट में वो पूछना चाहूँगी, अगर आपका कोई मैसेज है स्कूल्स वगैरह में, हमारे इर्द गिर्द अगर कोई स्पेशल नीड्स का बच्चा है, इंडिविजुअल है, तो हमें उसको कैसे ट्रीट करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है मेरे ख्याल में। इसका सोसाइटी लेवल पे इस चीज़ का अंडरस्टैंड होना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सोसाइटी के साथ साथ पेरेंट्स का, पीयर ग्रुप्स का, क्योंकि यूजुअली जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं वो एक छोटी एज में ही देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप उनको आइडेंटिफाई कर लेते हो। तो अगर फॉर स्कूल्स कि अगर उनके पास कोई इस तरीके का बच्चा है तो रेदर देन आप उसको बिल्कुल असाइड कर दो या आप उसको डिसओन कर दो या वहाँ पे उसको बुली किया जा रहा बाय द टीचर, बाय द अदर स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको कोऑपरेट करना चाहिए और उस बच्चे की बेहतरी के लिए काम करना चाहिए। सेम विद द अदर सर्कल्स कि अगर आपके इर्द गिर्द फैमिली को भी मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके पास स्पेशल नीड का कोई बच्चा है तो आप उसकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपको उसकी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए जो है वो काम करना चाहिए। एंड इन जनरल एज अ सोसाइटी, rather than stigmatizing these children या bullying them या creating more burden to their parents by asking some questions over and over कि ये ठीक कब होगा, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, you should support the family, you should support the institute जो उनके बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। और इससे ओवरऑल एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा मेंटल हेल्थ स्टेटस क्रिएट होगा उसकी फैमिली के लिए भी, उस बच्चे के लिए भी, और ओवरऑल एक सोसाइटी के लेवल पे भी वो चीज़ एक बेस्ट लेवल पे हाईलाइट होगी कि वी हैव दैट मच अंडरस्टैंडिंग कि हमें इस चीज़ को किस तरीके से लेके चलना है या किस तरीके से हम इस पे काम करके बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना अच्छा मैसेज दिया और आपने बहुत अच्छी और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी हमें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मुझे आई एम ऑनर्ड कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकी। इट वाज ऑनर फॉर अस मैम। थैंक यू। आज के एपिसोड में साइकोलॉजी अनप्लग की हम लोगों ने बात की स्पेशल नीड्स के बच्चों के बारे में और हमने बहुत अच्छा मैसेज देखा कि कैसे सपोर्ट करना चाहिए हमें सोसाइटी में। आप ऐसी साइकोलॉजी अनप्लग के एपिसोड्स देखने के लिए ISP ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी एपिसोड्स आती रहेंगी और बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। अल्लाह हाफ़िज़।